हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कल हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल और मिरर न्यूक्लियर सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला ये सब डिस्कस किया था। आज हम शेल मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं। शेल मॉडल हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं नेट में। तो शेल मॉडल आप लोग भी साथ में नोट्स वगैरह बनाया कीजिए। जैसे कुछ टॉपिक्स मैं समझाते हुए लिखते हुए समझाती जाती हूँ और कुछ टॉपिक मैं पहले ही लिख के रखती हूँ। वो इसलिए क्योंकि जहाँ पर रिक्वायरमेंट हो वहीं पर टाइम हमारा जाए, और जहाँ पर हमें लगता है कि हम लोग जैसे कि क्वेश्चन वगैरह करते हैं तो उनमें बहुत सी जगह कैलकुलेशन होती है ना, तो वो वीडियो चलते टाइम जैसे कुछ कैलकुलेशन मोबाइल से हम लोग कर लेते जल्दी, तो वो इसमें टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए मैं कुछ चीज़ें लिख के फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। कुछ लोग कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन करते हुए लिखती जाती हूँ ना। तो आप लोग भी अपने नोट्स जिस तरीके से आपको सूटेबल हो उस तरीके से बनाते चलिए, है ना। तो शेल मॉडल है हमारी आज की हेडिंग। शेल मॉडल में हमको क्या है, सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। हमें पता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियस जो है वो आसानी से मूव कर सकते हैं, उनमें मोशन करने के लिए उनको फ्रीडम होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उनकी अलग अलग शेल्स होती है ना। तो सबसे पहले हम ये 2 पॉइंट ही नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मैंने क्या बोला कि न्यूक्लियॉन्स हैव फ्रीडम ऑफ मोशन इन न्यूक्लियस, ठीक है। सेकंड मैंने क्या बताया आपको पॉइंट, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों की सेपरेट शेल्स होती है। तो बोथ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स हैव सेपरेट शेल। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्योंकि हमने बोला है न्यूक्लियॉन्स है फ्रीडम ऑफ मोशन इन न्यूक्लियस, तो उनमें क्या होगा, ऑर्बिटल मोशन भी होता है और स्पिन मोशन भी होता है। तो थर्ड पॉइंट है न्यूक्लियॉन्स हैव बोथ ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन इन न्यूक्लियस। ठीक है गाइज। अब ये जो ऑर्बिटल और स्पिन मोशन हो रहे हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियर लेवल्स होते हैं वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं ना। तो ये पॉइंट लिख देते हैं हम, फोर्थ पॉइंट, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन न्यूक्लियर एनर्जी जो है, या न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स से मैं बोलूँगी, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स स्प्लिट हो जाते हैं इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं। किस तरीके से, जो देखिए हमको पता है कि जो स्पिन एस है उसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, और पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 1 2 इस तरीके से होती जाती है। हमको पता है एस की वाली बात करते हैं तो एल की वैल्यू क्या होती है, 0। एल की वैल्यू 0 होती है किसके लिए, एस के लिए। पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, एंड सो ऑन। तो ये तो क्या, इनके लिए एल की वैल्यूज होती है। और एस स्पिन के लिए, तो जो टोटल हमारे पास होता है एंगुलर मोमेंटम जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, जे इक्वल्स टू एल प्लस एस, एल माइनस एस, 2 पार्ट्स में ये स्प्लिट हो जाता है ना। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर एस के लिए जो हमारा एनर्जी लेवल होता है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, जे इक्वल्स टू एल प्लस एस, जे इक्वल्स टू एल माइनस एस। इसमें ध्यान रखना कि जो बड़ा वाला नंबर होगा वो नीचे आएगा और जो छोटा वाला नंबर होगा वो हमारा ऊपर आएगा, यानी एल प्लस एस तो आएगा नीचे और एल माइनस एस जो है वो हमारा ऊपर आएगा। ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है डेल्टा ई, उसको हम किसके बराबर लिखते हैं, 10 इंटू 2l प्लस 1 ए टू द पावर -2/3। ठीक है, ये डेल्टा ई क्या हो गया, 10 टाइम्स ऑफ 2l प्लस 1 ए टू द पावर -2/3। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो स्प्लिटिंग हो रही है ना एनर्जी लेवल्स के बीच में,
जे इक्वल्स टू एल प्लस एस और जे इक्वल्स टू एल माइनस एस के बीच में वो किसके प्रोपोर्शनल है, 2l+1 पे, क्या यानी ये l के ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या हुआ, splitting between j equals to l plus s and j equals to l minus s, इन दोनों के बीच में जो स्प्लिटिंग है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इट्स प्रोपोर्शनल टू 2l+1। ठीक है, ये 2l+1 के प्रोपोर्शनल आई है। अब क्या है, हमको पता है कि जब हम एटॉमिक पढ़ते हैं ना तो उसमें भी स्प्लिटिंग होती है, लेकिन जो न्यूक्लियर के अंदर स्प्लिटिंग होती है ना वो एटॉमिक की सिस्टम की स्प्लिटिंग के 20 टाइम्स ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 6 पॉइंट जैसे हम लिखते हैं, द स्पिन ऑर्बिट टर्म इन न्यूक्लियर सिस्टम is 20 times larger than the atomic system। तो अब ये वो थ्योरी थी जो हमें शेल मॉडल के लिए पहले पता होनी चाहिए। न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस में आसानी से मूव कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ मोशन होती है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सेपरेट शेल होते हैं। न्यूक्लियस जो है उनमें ऑर्बिटल मोशन भी होता है और स्पिन मोशन भी होता है। ऑर्बिटल और स्पिन मोशन के इंटरेक्शन की वजह से न्यूक्लियर एनर्जी लेवल जो है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं। एस इक्वल्स टू हाफ जैसे हम लेते हैं ना, तो और हमको पता है एस पी डी इन सेल्स के लिए एल इक्वल्स टू 0 1 2 ऐसा होता है। तो एस के लिए जे इक्वल्स टू एल प्लस एस, एल माइनस एस, दो पार्ट्स में हमारा लेवल डिवाइड हो जाता है। इनमें एल प्लस एस वाली टर्म जो है वो हम नीचे रखते हैं और एल माइनस एस जो है वो ऊपर आता है, यानी कि जो बड़ी टर्म है वो नीचे आती है। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी सेपरेशन डेल्टा ई वो किसके बराबर होता है, 10 टाइम्स ऑफ 2l+1 a⁻⁻2/3, यानी ये 2l+1 के प्रोपोर्शनल है। स्प्लिटिंग बिटवीन j इक्वल्स टू एल प्लस एस एंड j इक्वल्स टू एल माइनस एस इज प्रोपोर्शनल टू 2l+1। द स्पिन ऑर्बिट टर्म इन न्यूक्लियर सिस्टम जो है इज 20 टाइम्स लार्जर देन द एटॉमिक सिस्टम। एटॉमिक सिस्टम से जो न्यूक्लियर सिस्टम है उसकी स्पिन ऑर्बिट टर्म 20 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे एस की वैल्यू तो हमारे पास क्या होती है, हाफ होती है। डी के लिए बात करते हैं ना, तो डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, एस पी डी एफ में डी के लिए एल इक्वल टू 2 होता है। तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल माइनस एस और एल प्लस एस। एल प्लस एस यानी 2 प्लस हाफ, एल माइनस एस यानी 2 माइनस हाफ। तो ये तो क्या हो गया 3/2, ये कितना हो गया 5/2। तो इसलिए इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आएंगे डी के लिए, इसको थोड़ा सही नहीं बनाया है। एक तो 5/2, तो 5/2 तो कहाँ नीचे लिखा जाएगा बड़ा नंबर, और 3/2 जो है वो ऊपर लिखा जाएगा। तो इस तरीके से न्यूक्लियर लेवल्स में हम स्प्लिटिंग शो करते हैं। ठीक है, अब बात आती है स्पिन प्रिडिक्शन ऑफ शेल मॉडल। तो देखिए दो तरीके होते हैं जिससे हम उनका सीक्वेंस लिख सकते हैं। क्या चीज़ है ये मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगी, दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे। एक तो ट्रिक फॉर्म का है और एक ओरिजिनल फॉर्म का है, जो आपको सही लगे आप उससे कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट चीज़ है ना वो मैं लिखती हूँ, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, सिंगल प्रिडिक्शन ऑफ शेल मॉडल। ठीक है, SPDM लिखते हैं, सॉरी SPSM लिखते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए SPDFG नंबर लिख देते हैं। इधर तो हम लिखेंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर हम केवल इधर लिखेंगे, यहाँ पे जैसे 0 से स्टार्ट किया था ना, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इवन नंबर से स्टार्ट करेंगे, यानी 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के बाद कंटिन्यू चलेंगे 3 4 5 6। इसके बाद 2 के बाद अगला इवन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू चलते हुए से चलेंगे 5 6 7 8। नेक्स्ट इवन नंबर 6 है, तो 6 से स्टार्ट करेंगे 7 8 9 और 10। ठीक है,
इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लेती हूँ। अब देखिए, एस के लिए हमको पता है एल की वैल्यू 0 होती है और एस की वैल्यू हाफ होती है हमेशा स्पिन इसमें, है ना, इस केस की बात करें तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ आ जाएगी। पी के लिए बात करते हैं तो पी के लिए एल इक्वल्स टू कितना है, 1 होगा, एस इक्वल्स टू कितना होगा, हाफ होगा। तो एल प्लस एस, एल माइनस एस से हम देखते हैं इसमें क्या पेयर बनेगा, 1 माइनस हाफ यानी हाफ, 1 प्लस हाफ यानी 3/2। डी के लिए एल इक्वल्स टू 2 लेके करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 और 5/2। एफ के लिए इसी तरीके से एल इक्वल्स टू 3 लेंगे तो 5/2 7/2 और जी के लिए हमारा आ जाएगा 7/2 और 9/2। ठीक है, अब इसमें मैं हमको मतलब याद करने के हिसाब से बोल सकते हैं, ध्यान रखने के हिसाब से बोल सकते हैं, 2 से एरो डायरेक्ट इधर, ठीक है, 3 से 3 की तरफ लाना, 4 से 4 की तरफ लेके आना है, 5 से 5 की तरफ, 6 से 6 की तरफ, 7 से 7, 8 से 8। अब ये जो सीक्वेंस है ना, ऑर्बिटल को फिल कैसे करते हैं ना, मतलब जो हमारे न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी फिलिंग कैसे की जाएगी उसका सीक्वेंस हम लोग देख रहे हैं इसके थ्रू। तो आई थिंक ये टेबल आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब इसे लिखना कैसे जो देखिए, सबसे पहले ये, ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1s हाफ, ठीक है। एस के बाद में किस में, हमको ये नॉर्मल तो हम पढ़ चुके हैं पहले, एस के बाद में किस में जाता है, पी में जाता है। अब पी में भी अभी हमने देखा था कि हम लोग पहले किस में, पहले नीचे कौन सा आता है, हायर वाला, और ऊपर स्मॉलर वाला आता है, तो मतलब पहले बड़ी वाली आएगी। तो इसके लिए हम अब क्या लिखेंगे, 1p 3/2, 1p 3/2 के बाद में 1p हाफ बचा, तो 1p हाफ। इसके बाद में डी से स्टार्ट करेंगे, है ना, डी से फिर इधर आएंगे। तो यहाँ से मतलब हम यहाँ से यहाँ गए, इसको कंप्लीट फिल किया प्रोसेस के अकॉर्डिंग, यहाँ गए। अब डी के लिए क्या है हमारा, 1d, पहले कौन सा आएगा, 3/2 या 5/2, पहले 5/2 आएगा, है ना, बड़ा है तो 5/2। अब 1d 5/2 के बाद में हमको क्या है, ये हमारी नंबर 1 वाली लाइन चल रही है ना, इसलिए हम यहाँ पे नंबर 1 लगाते जा रहे हैं। अब हम 2 वाली में आ गए, तो इसमें क्या है, मतलब ये फर्स्ट थी ना, ये भर गई, फिर ये सेकंड वाली है, सेकंड वाली के अंदर आ गए हम यहाँ से, तो ये क्या बन रहा है, 2s हाफ, तो 2s हाफ। अब 2s हाफ के बाद में क्या है, यहाँ पे हमारा एक बच गया था ना, डी वाला हमने दोनों नहीं लिखे थे क्योंकि हम पहले बड़े वाले से यहाँ पर आए। अब जो बचा है उसको लिखेंगे, 1d 3/2, ठीक है। अब 1d 3/2 के बाद में हम क्या करेंगे, ये वाले में हमने ये कंप्लीट कर लिया। देखिए एक बार वापस देखिए, ये से 1s हाफ आ गया, आगे गए, बड़ा वाला 3/2 पहले लिखा, फिर छोटा वाला यानी हाफ वाला लिखा, फिर हम और आगे गए, हमने डी का 5/2 वाला लिखा, बड़ा वाला, फिर एरो से हम यहाँ आए, हमने सेकेंड नंबर वाली लाइन चल रही है हमारी, तो 2s हाफ लिखा, और यूँ देखे तो एस का सेकेंड वाला है ना, एक्चुअल तो यही है, पर लर्न करने के हिसाब से सेकेंड नंबर वाली लाइन बोला है मैंने। तो 2s हाफ आ गया, 2s हाफ के बाद में हम इसका जो है छोटा वाला यानी 1d 3/2 आ गया। अब हम और आगे बढ़ेंगे तो f आ गया, f के अंदर कौन सा है, 7/2 वाला हम पहले लिखेंगे, तो 1f 7/2। अब 1f 7/2 के बाद में क्या एरो आ रहा है, किस में आ रहा है, p में आ रहा है, p की सेकेंड नंबर की लाइन है, या फिर यूँ देखें तो फर्स्ट और सेकेंड वाला है, तो p के अंदर कौन सा बनेंगे, अब हम सेकेंड वाला है ना, तो 2p, बड़ा वाला पहले लिखेंगे 3/2, ठीक है। 2p 3/2 के बाद में कौन सा आएगा, दोनों के बड़े बड़े हो गए ना, मतलब इन दोनों के, है ना, फिर इसका छोटा वाला यानी 1f कौन सा था, 5/2। अब इसका छोटा वाला यानी यहाँ लिख देती हूँ 2p हाफ, ठीक है। 2p हाफ तक आने के बाद में हम क्या है, ये वाली सीरीज कंप्लीट हो गई इसकी, आगे जाएंगे जी वाले पे आएंगे, जी वाले में क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले लेना, फर्स्ट ऑर्बिटल लेना इसका, तो 1g, बड़ा वाला 9/2। इस बड़े वाले के बाद में अब हमको कहाँ पे आना है तो देखते हैं, इसमें ऐसा होगा कि जो 1g 9/2 इसके बाद में g वाला ही वापस आएगा, यानी हमारा है 1g 7/2, ठीक है।
1g 7/2 के बाद में ये यहाँ से हम देखते हैं एरो हमारा कंप्लीट होकर कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है। ये क्या है 2d, तो 2d पहले कौन सा बड़ा वाला, तो 5/2। ओके, वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग वापस। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ शेल मॉडल, कि किस तरीके से जो हमारे न्यूक्लियॉन्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 0 के लिए दिखते हैं ना। ये हमने लिया ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l इक्वल्स टू 0, ये है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इसके लिए l इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 0 है, हमारे लिए j की वैल्यू क्या आएगी, j इक्वल्स टू हाफ आएगा ओनली, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि j की वैल्यू हाफ है ना, तो कितने न्यूक्लियॉन्स हम इसमें भर सकते हैं, हम इसमें 2j + 1 न्यूक्लियॉन्स भर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर कितने न्यूक्लियॉन्स भरने आएंगे, 2 × हाफ + 1 यानी 2 न्यूक्लियॉन्स मेरे भरने आएंगे। n इक्वल 0 की बात होगी। अब हम बात करते हैं जब n की वैल्यू क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 1 है। तो जब n की वैल्यू 1 है तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी थोड़ा आगे चल के बताते हैं, चलो n इक्वल्स टू 1 है ना, तो l की वैल्यू हम लेंगे 1, ठीक है। अब l इक्वल्स टू 1 है तो s इक्वल्स टू हमको पता है कितना होता है, हाफ होता है। तो वही जो मैंने पहले बताया था उसी तरीके से हम देखेंगे कि l + s l - s किस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ये j इक्वल्स टू 3/2 और j इक्वल्स टू हाफ। अब 2j + 1 से इसमें कितनी बढ़ने आएंगे, 4, इसमें कितनी बढ़ने आएंगे, 2, तो 2 और 4 6 और 2 8, यानी यहाँ तक हम कितने भर चुके हैं, टोटल 8 भर चुके हैं ना। यहाँ तक हमारे 2 भरने आए थे। अब हम बात करते हैं n इक्वल्स टू 2 लेते हैं। n इक्वल्स टू 2 के लिए हम बात करेंगे, एक तो l इक्वल्स टू 0 की, l इक्वल्स टू 0 के लिए j की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। एक हम बात करेंगे l इक्वल्स टू 2 की, तो l इक्वल्स टू 2 के लिए जब s की वैल्यू हाफ होगी तो j की वैल्यू क्या होगी, वही l + s l - s। तो पैडिंग क्या बनेगी हमारी 3/2 और 5/2। तो इसमें स्प्लिटिंग किस तरीके से होगी, ये ऊपर ये 3/2, जो बड़ा वाला है वो नीचे, यानी ये आ गया हमारा 5/2। इसमें हमको क्या करना है कि जब n ओड है ना तो ये ओड लेके चलना है, और इवन है तो इवन वाले जो है वो लेके चलना है ना। तो इस तरीके से ये भरने आ गया। n इक्वल्स टू 3 की बात करते हैं हम। n इक्वल्स टू 3 के लिए अब हम क्या लेंगे, l की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 3। l की वैल्यू 1 लेते हैं, 1 के लिए क्या क्या बनता है हमारे पास में, 1/2 और 3/2, राइट। इसमें ये 1/2, ये 3/2, और क्या होगा इसके लिए, l की वैल्यू एक और आ जाएगी हमारे पास में 3, या l इक्वल्स टू 3। इसके लिए वापस देखते हैं, तो इस तरीके से स्प्लिटिंग। अब 3 के लिए हमारे पास क्या क्या बनेगा गाइस, वो हम देखते हैं। 3 + हाफ और 3 - हाफ, यानी हमारे पास 5/2 और 7/2 आएगा। तो ये वाला तो क्या हो जाएगा 5/2, ये वाला क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम n इक्वल्स टू 4 के लिए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 भरने आए थे। अब 8 के बाद में वापस आप काउंट करते जाना, 20 कब भरने आते हैं, तो इसमें कितने भरने आएंगे, 2 × हाफ + 1 यानी 6, इसमें 2, इसमें 4, तो 8 और 6 14, 14 × 16 16 4 20। तो यहाँ पर 20 भरने आए थे, यानी n इक्वल्स टू 0 तक हमने 2 भर लिए थे, n इक्वल्स टू 1 तक हमने 8 भर लिए थे, n इक्वल्स टू 2 तक हमने 20 भर सकते हैं। इस तरीके से हम आगे चलते जाएंगे और देखते जाएंगे किसमें कितने भरे आते हैं ना। तो इसमें हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं इससे, जो देखिए आप, कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि टेबल बनाकर लिख लीजिए आप लोग भी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इधर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दैट कैन बी फिल्ड, ठीक है गाइस। तो n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3। n इक्वल्स टू 0 में कितने भरने आ रहे थे,
2 बार नहीं आ रहे थे। देखो ये बताया था मैंने, n=0 में 2 बार नहीं आ सकते हैं। n=1 तक कितने बार नहीं आ सकते हैं? 8 बार नहीं आ सकते हैं। तो n=1 तक कितने हो रहे हैं हमारे? 8 हो रहे हैं। n=2 तक हमारे हो रहे हैं 20 फिलअप कर सकते हैं। और n=3 तक हम कितने फिलअप कर सकते हैं? 40 कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप एक नोट लगा कर लिखिए, जो अभी हमने पढ़ा था ना शेल मॉडल में, फर्स्ट क्या पढ़ा था कि बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव सेपरेट शेल। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो अलग अलग भर नहीं आएंगे, है ना। तो इन शेल मॉडल न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो सेपरेटली फिल किए जाते हैं। इन शेल मॉडल न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर फिल्ड सेपरेटली। ठीक है गाइस, तो ये सेपरेट तरीके से भरे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे ये शेल मॉडल जो है वो काम कहाँ और कितना आता है ना। तो देखिए शेल मॉडल हमारे न्यूमेरिकल्स में कहाँ काम आता है। तो एक तो हम शेल मॉडल के अगर वो लिखे ना फायदे मतलब यूजेस, तो फर्स्ट तो ये है कि ये हमको क्या करता है, मैं अलग पेन से लिख देती हूँ, यूजेस, ठीक है, ऑफ शेल मॉडल। एक तो ये है कि मैजिक नंबर्स को डिफाइन करता है ये। अभी हमने देखा था 2, 8, 20 मतलब जहाँ पर शेल्स फिल हो रही है। ये जो मैजिक नंबर्स होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो मतलब हमारे न्यूक्लियस में अगर इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स होते हैं तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी अच्छा स्टेबल होता है ना, स्टेबिलिटी उसकी अच्छी होती है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो एक तो इट डिफाइंस मैजिक नंबर 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। ठीक है, एक तो ये इसका यूज हुआ। एक है कि स्पिन और पैरिटी निकालने के काम में आता है। और किस काम में आता है? यूजेस तो टू फाइंड स्पिन एंड पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्पिन और पैरिटी निकालने के काम में आता है। गेट में, नेट में इसका क्वेश्चन आता रहता है। हमको क्वेश्चन में डायरेक्ट एलिमेंट दे देते हैं और बोलते हैं कि इसकी स्पिन और पैरिटी निकालिए। ठीक है, और किस काम में आता है? तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने के काम में आता है। और किस काम में आता है? तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट होता है ना न्यूक्लियस का, वो भी निकालने के काम में आता है। तो इन तीनों पॉइंट से हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं मेनली। तो हमको अब इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर एक एक के लेके चलेंगे कि किस तरीके से हम इनको फाइंड करते हैं। स्पिन और पैरिटी कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालते हैं। और अभी जो हमने फिलिंग की थी ना, तो शुरू में अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको कुछ कन्फ्यूजन्स रहे हो या क्लियर पूरी तरीके से नहीं हो पाया हो। तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे ना तो आपको और अच्छे से पता पड़ता जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसमें जो स्पिन और पैरिटी है वो कैसे निकालते हैं शेल मॉडल से, उस चीज़ की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, स्पिन एंड पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस बाय शेल मॉडल। ठीक है, शेल मॉडल से न्यूक्लियस की स्पिन और पैरिटी निकालनी है अपने को। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें अलग अलग केस लेके चलते हैं हम। फर्स्ट केस हमारा होगा जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों क्या हो, इवन हो। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स। तो व्हेन बोथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इवन। तो जब दोनों इवन है इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस की हमको पता है टेंडेंसी होती है कि वो आपस में पेयर बना लेते हैं, पेयरिंग करते हैं ना। ये हमने पढ़ा भी था न्यूक्लियर की प्रॉपर्टीज के अंदर, उसमें लिक्विड ड्रॉप मॉडल में भी हम पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, तो न्यूक्लियस हैव टेंडेंसी ऑफ पेयरिंग। तो पेयरिंग की वजह से क्या हो जाएगा कि वो लोग स्पिन शो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि, लिखिए आप, न्यूक्लियस हैव
टेंडेंसी ऑफ पेयरिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें अनपेयर्ड न्यूक्लियन होगा क्या? नहीं होगा, अनपेयर्ड न्यूक्लियन है ही नहीं। अनपेयर्ड न्यूक्लियन नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी टोटल स्पिन है ना उनकी टोटल स्पिन जो है वो 0 आ जाएगी। और इसके लिए जो पैरिटी है वो हमेशा इवन होती है, यानी +1 बोल देती हूँ मैं इसको, है ना। तो इसका मतलब कि हमारे जो स्पिन पैरिटी है वो किस तरीके से लिखी जाएगी? JP लिखते हैं उसको, है ना। तो वो क्या हो जाएगी? 0, टोटल स्पिन 0 क्योंकि सब पेयर्ड है, और पैरिटी पॉजिटिव है यानी 0+। ठीक है, इवन पैरिटी है हमारे पास तो प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, ये वो केस था जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों क्या थे? इवन थे। अब हम देखते हैं कि जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन हो और प्रोटॉन ऑड हो, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन हो और न्यूट्रॉन ऑड हो, यानी इन दोनों में से कोई एक जो है वो इवन हो और एक ऑड हो, वो वाला केस देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट है व्हेन आइदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इज ऑड। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? न्यूट्रॉन तो इवन हो, प्रोटॉन ऑड हो, या फिर प्रोटॉन तो इवन हो लेकिन न्यूट्रॉन ऑड हो। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जैसे न्यूट्रॉन इवन है तो इस केस में सारे न्यूट्रॉन्स तो आपस में पेयरिंग कर लेंगे, तो इसलिए इनकी वजह से तो हमको कोई स्पिन नहीं मिलेगी। लेकिन प्रोटॉन्स ऑड है, इसका मतलब क्या है कि पेयरिंग नहीं हो पाएगी, तो कोई एक जो है वो अनपेयर्ड बच जाएगा। तो इसके अंदर अनपेयर्ड क्या हो जाएगा? अनपेयर्ड प्रोटॉन बचेगा हमारे पास में। और इसमें क्या, प्रोटॉन तो इवन है यानी सारे प्रोटॉन पेयरिंग कर लेंगे, इनकी वजह से कोई स्पिन नहीं होगी। लेकिन न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या, ऑड है, यानी इनमें से कोई हमको अनपेयर्ड हमारे पास में बच जाएगा। ठीक है, तो अब उसकी स्पिन पेरिटी यानी JP कैसे दिया जाएगा? तो इसके लिए हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम J जो है वो तो किसका होगा? लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो न्यूट्रॉन हो। केस याद रखना, एक इवन एक ऑड होना चाहिए ना। तो जो लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन हमारे पास बचेगा, लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो J हो जाएगा। और यहाँ पे पैरिटी की बात करते हैं, तो पैरिटी क्या होगी? -1 की पावर LP, अगर वो प्रोटॉन जो है वो हमारा लास्ट अनपेयर्ड है, या फिर -1 की पावर LN। ये किस केस में होगा? जब लास्ट कौन है? लास्ट में हमारे न्यूक्लियन जो है, मतलब वो हमारा अनपेयर्ड है ना, लास्ट। अब यहाँ पर ये LP और LN क्या है? LP या LN की बात करते हैं ना, तो वो क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन। ठीक है, ये हमारा सेकंड केस हो गया। अब हम थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस क्या होगा हमारा कि जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही ऑड हो। ठीक है, थर्ड केस लिखते हैं अब हम। थर्ड केस है व्हेन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ आर ऑड। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों के अंदर अनपेयर्ड बचेगा। तो इस केस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वो नॉर्दिम का रूल। ठीक है, क्या यूज़ होता है इस केस में? हमारा नॉर्दिम्स रूल। न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों में से अनपेयर्ड है, तो इसमें देखो दो केस आते हैं, एक तो नॉर्दिम्स का स्ट्रॉन्ग रूल और एक हम बात करते हैं इसका वीक रूल। ठीक है, इनके अंदर क्या है, कैसे पता पड़ेगा हमको कि कौन सा वाला रूल अप्लाई करना है हमको? तो इसमें कंडीशन होती है कि अगर JP + JN माइनस का LP + LN 0 हो। यहाँ पर JP क्या है?
जो हमारे पास क्या है इस बार, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों में से अनपेयर्ड बचेंगे। तो प्रोटॉन में से जो हमको अनपेयर्ड प्रोटॉन बचा है, यानी जो लास्ट अनपेयर्ड बचता है ना, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम Jp है और उसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम Lp है, ये टोटल है ना। और ऐसे ही न्यूट्रॉन के लिए Jn और Ln है। तो अगर ये चीज़ 0 के बराबर आती है तो उस केस में हमारे लिए J की वैल्यू हम क्या लेंगे, Jp माइनस Jn लेंगे, ठीक है। एंड पैरिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, -1 की पावर Ln प्लस Lp। Ln Lp मैंने बता दिया। तो इस तरीके से इसकी स्पिन पैरिटी दी जाती है। और जहाँ हम वीक रूल की बात करते हैं तो वीक रूल में क्या होगा, कौन सी कंडीशन होगी, इस केस के अंदर तो क्या था, ये चीज़ 0 के बराबर थी। और वीक रूल जब हम लिखते हैं तो Jp प्लस Jn माइनस का Lp प्लस Ln प्लस -1 के बराबर होगा। तो अगर ये चीज़ प्लस -1 के बराबर होती है तो हमारे लिए J क्या हो जाएगा, Jp माइनस Jn और Jp प्लस Jn, ठीक है। ये कंडीशन बन जाएगी हमारे पास। और पैरिटी सेम तरीके से दी जाएगी। पैरिटी क्या हो जाएगी, -1 की पावर Lp प्लस Ln। तो ये हमारे तीनों हो चुके हैं पॉइंट्स, ठीक है। एक बार वापस देख लीजिए। मेन हमारा क्वेश्चन में स्पिन और पैरिटी निकालनी होती है। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों इवन है तो उस केस में हमारे पास अनपेयर्ड न्यूक्लियन होगा ही नहीं, टोटल स्पिन 0 हो जाएगी, पैरिटी इवन यानी पॉजिटिव हो जाएगी। स्पिन पैरिटी Jp इक्वल टू 0+। जब दोनों में से एक इवन हो और एक ऑड हो, उस केस में जो ऑड होगा उसमें से हमारे पास अनपेयर्ड न्यूक्लियन उधर से आ जाएगा। तो वो जो अनपेयर्ड न्यूक्लियन है उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम वो तो J हो जाएगा। और पैरिटी हमें -1 की पावर Lp, यहाँ पे और लिख देती हूँ ना, और -1 की पावर Ln, यानी जो न्यूक्लियन होगा ना अनपेयर्ड उसकी पैरिटी से दी जाएगी। जहाँ पर Lp और Ln क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन। फिर हमने देखा था कि जब दोनों ओड हो, तो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ओड होते हैं तो इसके नॉर्दियम्स के 2 रूल होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग रूल और एक वीक रूल। स्ट्रॉन्ग रूल कब लगता है, अगर Jp प्लस Jn माइनस का Lp प्लस Ln 0 है, उस केस के अंदर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, तो J क्या हो जाएगा हमारा Jp माइनस Jn और पैरिटी क्या हो जाएगी -1 टू दी पावर Ln प्लस Lp। और वीक रूल के अंदर क्या है कि अगर Jp प्लस Jn माइनस Lp प्लस Ln जो है वो हमारा +-1 होता है, तो J तो क्या हो जाएगा Jp माइनस Jn और Jp प्लस Jn मोड है ना, और पैरिटी क्या हो जाएगी -1 की पावर Lp प्लस Ln। तो अभी तक हमने क्या देखा था, आते ही वो एक बार देख लीजिए आप। सबसे पहले हमने शेल मॉडल क्या होता है उसकी थ्योरी देखी थी। थ्योरी के बाद में इसमें स्प्लिटिंग कैसे होती है वो देखी थी। उसके बाद हमने सिंगल प्रेडिक्शन ऑफ शेल मॉडल से फिल करना देखा था। उसके बाद हमने एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ शेल मॉडल इससे फिल करना देखा था। फिर इसके अंदर जो ट्रिक थी वो लिखी थी, यूजेस ऑफ शेल मॉडल लिखे थे। यूजेस के बाद में हमने स्पिन और पैरिटी निकालने के तीनों केसेस देख लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, जिससे आपको फीलिंग भी अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि एक बार फीलिंग समझ में आ जाएगा तभी आप स्पिन पैरिटी निकाल पाओगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स करते हैं अब हम। एग्जाम्पल्स है ना, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 2He4। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, Z इक्वल्स टू 2, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 2। न्यूट्रॉन्स कितने हैं 4 - 2, यानी न्यूट्रॉन्स पे कितने हैं 2। ये भी इवन है, ये भी इवन है, यानी इसके अंदर क्या होगा, अनपेयर्ड बचेगा ही नहीं। इसके अंदर स्पिन पैरिटी क्या हो जाएगी, Jp इक्वल्स टू 0+, ठीक है। सेकंड केस लेते हैं अब हम। सेकंड एग्जांपल है हमारा 3Li7। इसमें हमारे पास प्रोटॉन्स कितने हैं, 3 प्रोटॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 7 - 3, यानी 4 न्यूट्रॉन्स हो गए। इनमें से अनपेयर्ड कौन है, न्यूट्रॉन तो क्या है हमारे पास में 4 है, इसका मतलब ये तो क्या है पेयर्ड हो जाएंगे सारे। प्रोटॉन क्या है, ओड है, इसका मतलब इसके अंदर से जो होगा इस मतलब जो P इक्वल्स टू 3 है ये ओड है, तो ये हमारा हो गया लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन। तो इसके लिए हमको स्पिन पैरिटी किससे दी जाएगी, इस एलिमेंट के लिए इसके थ्रू दी जाएगी, ठीक है। अब जो हमने एनर्जी लेवल्स भरना सीखा था उससे देखिए 3 हमको भरना है ना। n इक्वल्स टू 0 तक कितने आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं।
n इक्वल्स टू 1 है, 1 कैसे जाता है 1/2 और 3/2। इसमें कितने, ये क्या है हमारे पास j है, कितने फिल हो सकते हैं 2j + 1 यानी 2 × 3/2 + 1 यानी कितना आ जाएगा 4 इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमको कितना फिल करना है 3 है, तो 2 तो हमने यहाँ भर दिया और 1 हम यहाँ भर देंगे। तो लास्ट वाला हमारा किस में गया इसके अंदर, ठीक है 3/2 वाले के अंदर। तो j की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। और अब हम l की बात करते हैं, तो l कितना है हमारा n इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 1 के देखा था हमने और डॉट, ठीक है। तो l इक्वल्स टू 1 के अंदर आ गया ये, तो l इक्वल्स टू 1 यानी -1 की पावर l पे कितना हो जाएगा -1 की पावर 1, तो -1 बन जाएगा हमारा। तो स्पिन पेरिटी जे पी कैसे दी जाएगी इसकी 3/2 माइनस। ठीक है, समझ में आया क्या था इसमें 3Li7, प्रोटॉन 3 है, न्यूट्रॉन 4 है, और प्रोटॉन है 3 फिल को फिल करना है। n इक्वल्स टू 0 में 2 आते हैं, n इक्वल्स टू 1 में l इक्वल्स टू 1 लेंगे हम, तो हाफ 3/2, इसका 3/2 के अंदर क्या 4 भर सकते हैं, हमको सिर्फ 1 ही भरना है, तो 1 भरा। तो हमारा लास्ट क्या 1 ही था, 1 किस में गया इस 3/2 में गया। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम j कितना हो गया हमारे पास 3/2। और इसके लिए पैरिटी कैसे दी जाएगी -1 की पावर LP, LP से L के लिए कितना होता है 1, तो -1 की पावर 1 यानी -1, तो JP कितना हो जाएगा हमारे पास 3/2 माइनस। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम 1327, ठीक है। प्रोटॉन कितने इसमें 13 है, न्यूट्रॉन कितने इसमें 27 माइनस 13 यानी कितने हुए 14। ये तो क्या इवन, ये कितना है ओड, तो हमारे किस ओर से फिल होंगे प्रोटॉन इक्वल टू 13 के अकॉर्डिंग फिल करनी आएंगे। अब फिल किस होंगे 13 है ना, तो n इक्वल्स टू 0 के अंदर हमने देखा था कितने फिल होते हैं 2, n इक्वल्स टू 1 के अंदर कितने फिल, n इक्वल्स टू 1 तक टोटल कितने हो जाते हैं 8 हो जाते हैं हम लोग कितने बन, और n इक्वल्स टू 2 तक टोटल कितने फिल हो जाते हैं 20 हो जाते हैं। तो मतलब 13 तो इससे पहले रह गया ना, तो n इक्वल्स टू 2 की बात करते हैं हम n इक्वल्स टू 2, इसके अंदर क्या होगा हमारा, एक तो देखते हैं हम कि जो हमने एनर्जी लेवल्स बनाए थे उसमें पूरा देखा था ये कैसे फिल होता है, ठीक है। तो इसमें L इक्वल्स टू 2 वाला जो है वो कैसे जाएगा 3/2 और 5/2, और L इक्वल्स टू 0 वाला होगा वो कैसे जाएगा हाफ। तो सबसे नीचे कौन सा होता है इसमें 5/2 होता है, ठीक है। इसमें टोटल हम कितने फिल कर सकते हैं, ये वैल्यू क्या होती है j होती है, 2j + 1 फिल कर सकते हैं हम, यानी 2 × 5/2 + 1 यानी 6 फिल कर सकते हैं। और हमें फिल अभी कितने करने हैं 8, तो n इक्वल टू 1 तक हो गए थे, 13 फिल करने थे यानी 13 - 8 यानी 5 हमको और जोड़ने n इक्वल्स टू 1 के बाद में। तो यहाँ पर 6 की जगह है, तो 5th वाला कहाँ जाएगा इसी में जाएगा। तो यानी j की वैल्यू कितनी हो गई 5/2 और l की वैल्यू इसमें कितनी थी 2 थी ना, तो पैरिटी हमारे पास इसके लिए कितनी हो जाएगी -1 की पावर LP यानी -1 की पावर 2 तो +1। इसका मतलब स्पिन पेरिटी JP हमारे पास क्या हो जाएगी 5/2 प्लस। ठीक है गाइस, ये हमने एग्जांपल देख लिए, इवन का हमने देख लिया एग्जांपल, और इवन ओड का हमने एग्जांपल देख लिया। ओड का केस ले लेते हैं अब हम। ओड के लिए फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 3Li6, ठीक है। इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं 3, न्यूट्रॉन कितने हैं 3, प्रोटॉन भी ओड है और न्यूट्रॉन भी हमारा ओड है, ठीक है। तो अब क्या है इनके लिए हम देखते हैं n इक्वल्स टू 0 के अंदर s की वैल्यू क्या होती है हाफ होती है, l की वैल्यू 0, तो j की वैल्यू क्या बनेगी हाफ बनेगी, तो यहाँ पर हाफ j हो गया, ठीक है। टोटल इसमें हम कितने भर सकते हैं 2j + 1 भर सकते हैं, यानी हम इसमें 2 भर सकते हैं। n इक्वल्स टू 1 की बात करते हैं, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार 1 हो जाएगी, s की वैल्यू हाफ है, तो j की वैल्यू क्या बन जाएगी हाफ और 3/2, l + s और l - s है। तो ये l इक्वल्स टू 1 कैसे स्प्लिट होगा 1/2 और 3/2, बड़ा वाला नीचे आता है। अब 2 तो इसमें चले गए, जो तीसरा है वो किस में जाएगा इसमें जाएगा, दोनों केस के लिए, क्योंकि इसमें क्या दोनों बराबर है 3 है, इसलिए हमारे पास JP की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, JN की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 3/2, LP की वैल्यू, तो L कितना है 1 है ना, L 1,
और एल एन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि नॉर्दिम का कौन सा रूल जो है हमारे इसमें लगता है ना। तो जे पी प्लस जे एन माइनस का एल पी प्लस एल एन हम निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 3/2 माइनस का 1 प्लस 1 यानी 3 माइनस 2 यानी कि 1 आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो 1 आ गया, इसका मतलब कौन सा रूल लगेगा, वीक रूल लगेगा हमारे पास में। वीक रूल के लिए हमको पता है अब कि जे जो है ना वो कैसे दिया जाता है, जे पी माइनस जे एन और जे पी प्लस जे एन। तो जे पी माइनस जे एन यानी तो 3/2 माइनस का 3/2 और जे पी प्लस जे एन यानी 3/2 प्लस 3/2 यानी 0 और 3 आ जाएगा। अब पैरिटी की बात करते हैं, तो पैरिटी कैसे दी जाएगी, -1 टू द पावर एल पी प्लस एल एन -1 टू द पावर 1 प्लस 1 -1 टू द पावर 2 यानी +1 यानी पॉजिटिव आ गई है हमारी। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो स्पिन और पैरिटी है, इसकी स्पिन पैरिटी वो क्या हो जाएगी, 0 प्लस और 3 प्लस। ठीक है, और डॉट का हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 7 and 14। इसमें प्रोटॉन कितने, 7 है, न्यूट्रॉन कितना है, 14 माइनस 7 यानी 7। दोनों हमारे क्या है, ओड है। ठीक है, तो हमारे का नॉर्दिम का रूल यूज़ लेना पड़ेगा। आप कौन सा रूल यूज़ में लेना है इसके लिए देखते हैं हम। 7 भरनी कैसे आता है, तो हम लोग को पता है कि n=0 के अंदर कितने 2 फिल हो जाते हैं, n=1 यानी l=1 के अंदर 1/2 3/2। इसमें 2j + 1 से कितने 4 भरने आएंगे, तो 4 2 6 तो हो गए। अब एक भरना है, इसमें स्पेस कितना था 2 का, तो वो एक यहाँ भरनी आ जाएगा। इसका मतलब जाएंगे किसमें, हमारा लास्ट अनपेड 1/2 में जाएगा। ठीक है, तो JP कितना हो गया 1/2। ये भी न्यूट्रॉन का, जरूरी नहीं है कि हर केस में ये दोनों बराबर ही हो। दोनों एग्जाम्पल अपने ऐसे आ गए जिसमें मैंने इसे ले ली जिसमें बराबर है, आप दूसरे एग्जाम्पल्स भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो JP हो गया हाफ, JN हमारा कितना हो गया हाफ। अब LP और LN की बात करते हैं, L=1 में गए ना, तो ये दोनों कितने हो गए 1। अब हम देखते हैं कि नॉर्दिम का कौन सा रूल हमको अप्लाई करना है। ठीक है, तो JP प्लस JN माइनस LP प्लस LN जो है वो कितना आ रहा है, तो JP प्लस JN हाफ प्लस हाफ 1 माइनस LP प्लस LN यानी 1 1 2 तो -1 यानी इस बार भी कौन सा रूल लग रहा है, हमारा वीक रूल लग रहा है। इसका मतलब हमारे केसेस क्या क्या होंगे, J की वैल्यू क्या हो जाएगी, JP माइनस JN और JP प्लस JN यानी हाफ माइनस हाफ 0 और हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1 हो गया। पैरिटी की बात करते हैं, पैरिटी क्या हो जाएगी हमारी -1 टू द पावर LP प्लस LN, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा +1, इवन आ गया ये। तो हमारी स्पिन पैरिटी यानी JP क्या हो जाएगी 0 प्लस और 1 प्लस। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर शेल मॉडल का जो स्पिन और पैरिटी वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब कल हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सीखेंगे, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट निकालना सीखेंगे। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमारा ये लेसन यही कंप्लीट होता है। आप लोग और क्वेश्चंस की घर बैठकर अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जहाँ से भी आपको शीट्स वगैरह प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल होते हैं उन सबको एक्सेस करके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अब बोल ही देती हूँ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू।